क्लास जो आपका हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है वो है रूलिंग द कंट्री साइड। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स जो हमारी पूरी कंट्री पे रूल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इंट्रो से। तो ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड EIC एज द दीवान ऑफ बंगाल। 12 अगस्त 1765 को जो मुगल एम्पर थे, मुगल शासक थे, उन्होंने किसको अपॉइंट किया था? EIC को अपॉइंट किया था एज दीवान ऑफ द बंगाल। दीवान मतलब होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो सारा पैसों का लेन देन को अपने हाथ में लेगा। तो EIC को अपॉइंट किया गया था बंगाल द्वारा एज दीवान कंपनी। द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी अंडर द कंट्रोल। नाउ इट हैड टू प्लान फॉर एडमिनिस्ट्राइजिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। तो उसको क्या प्लान करने थे कि कैसे लैंड पर एडमिनिस्टर करना, उसे काम दाम देखने, और साथ के साथ कैसे उसका रेवेन्यू कलेक्ट करना है, रेवेन्यू के क्या क्या सोर्सेज होंगे, वो सारे ऑर्गेनाइज करने थे। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। और ये सारा मतलब एक तरीके से रणनीति बोल लो या षड्यंत्र बोलो, मतलब जो भी टेक्निक्स थी वो इन्हें इस तरीके से रचना था, इस तरीके से करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो। A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted। और जो कंपनी थी, मतलब जो उस टाइम पे जो EIC ट्रेड करी थी, वो ये भी चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान, मतलब जो ज़रूरत है वो सारी की सारी खरीदी जाए और सही अमाउंट में बेचा जाए जैसा कि वो चाहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड। इस चैप्टर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि जो कंपनियाँ कैसे कॉलोनाइज होती है। कॉलोनाइज मतलब हमारे देश में आकर, पहले तो वो बस ट्रेड के फॉर्म में आती है, बाद में आके कैसे फैमिली के साथ आके पूरा मतलब कॉलोनाइज मतलब इकट्ठा रहने लग जाती हैं हमारे पूरे देश में। इसके बारे में पढ़ना है, कैसे रेवेन्यू वो ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे वो लोगों के हक को रीडिफाइन करते हैं, मतलब अपने तरीके से बताते हैं, एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड, और अपनी इच्छा अनुसार फसल को उगाने के लिए बोलते हैं। ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं रेवेन्यू फॉर द कंपनी। कंपनी में जो रेवेन्यू आता है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये सब पढ़ना है। तो द कंपनी सॉ लैंड रेवेन्यू एज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम। कंपनी का जो मेन सोर्स था रेवेन्यू का, वो क्या था? आपका लैंड था। लैंड जो रेवेन्यू था वो सबसे मेजर सोर्स था उनकी इनकम बोल दो या रेवेन्यू का। टू बिल्ड द रिसोर्स ऑफ द स्टेट, एफर्ट्स वर मेड टू इम्पोज अ रेगुलर सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू रेट्स एंड एक्सपैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। इसमें यही बोला गया है कि टू बिल्ड द रिसोर्स ऑफ द स्टेट, स्टेट्स के रिसोर्स बढ़ाने के लिए जो एफर्ट्स उन्होंने लगाए थे वो क्या थे लैंड रेवेन्यू पे, कि रेवेन्यू को बढ़ा दिया था रेट्स के हिसाब से, और एरिया अंडर कल्टीवेशन उसको भी बड़ा कर दिया गया था कि कितने जगह पे फसल करनी है उसको बढ़ा दिया गया था। बिफोर 1865 से पहले द कंपनी वॉज परचेजिंग गुड्स इन इंडिया बाय पेइंग इन गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। जो ब्रिटेन से उनको गोल्ड एंड सिल्वर मिले थे, सिल्वर कॉइन्स, वो उनको इंडिया में पे करके तब वो सामान खरीदती थी। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब क्या है कि वो इंडिया के पैसों को इस्तेमाल करती है। कैसे? तो इंडिया का ही पैसा वो एज अ रेवेन्यू कलेक्ट करती है और उसी पैसे को अपने सामान खरीदने में और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करती है, उसी पैसों को खर्च करती है। तो पहले क्या था, वो अपने ब्रिटेन, अपने कंट्री का पैसा खर्च करती थी, लेकिन अब वो हमारे इंडिया का ही पैसा खर्च करती है। बट ड्यू टू हार्श कंडीशंस इन बंगाल, इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। बंगाल की काफ़ी ख़राब स्थिति होने के कारण वहाँ की जो इकोनॉमी थी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही थी। Artisans were deserting village since they were being forced to sell their produce to the company at low prices. Peasants were unable to pay duty that were being demanded for them. Artisanal production was in decline and agriculture cultivation showed signs of collapse. Then in 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About one third of the population was wiped out. इन सब में आपको यही बोला गया कि कैसे इसमें प्रॉब्लम्स आई थी। जो बंगाल था वहाँ पे कल्टीवेशन भी कुछ खास नहीं हो रहा था, बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग जो है वो EIC को, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू टाइम पर नहीं दे पा रहे थे और जितना उन्हें चाहिए उतना नहीं दे पा रहे थे। फिर बंगाल में एक 1770 में एक आप आपदा बोल सकते हो, वो हुआ था, पेंडेमिक हुआ था, जिस वजह से वहाँ पे कम से कम 10 मिलियन लोगों की जो वो मौत हो गई थी बंगाल में, जिसकी वजह से बंगाल की कम से कम 1/3 पॉपुलेशन जो थी वो पूरी साफ़ हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। आगे है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए? तो विद रूरल इकोनॉमी ऑन डिक्लाइन द कंपनी ऑफिशियल बिगेंस टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव।
फॉर ऑल दिस कंपनी इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स। तो रूरल इकोनॉमी मतलब जो रूरल और अर्बन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अर्बन मीन्स होता है शहरी एरिया, शहरी इलाका, और रूरल मीन्स होता है आपका गांव का इलाका। तो विद रूरल इकोनॉमी ऑन डिक्लाइन द कंपनी ऑफिशियल बिगिंस टू फील इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड हैड टू बी इनकरेज इन एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव। तो जैसे जैसे जो गांव की इकोनॉमी वो डिक्लाइन हो रही थी, धीरे धीरे कम हो रही थी, तो जो कंपनी थी वो चाहती थी कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट करे लैंड में ताकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले और एग्रीकल्चर इंप्रूव हो। फॉर ऑल दीज कंपनी ने अलग अलग मेथड्स अपनाए। तो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम अंडर द ब्रिटिश, क्या क्या सिस्टम के अकॉर्डिंग फिर वो रेवेन्यू कलेक्ट करने लग गए। परमानेंट सेटलमेंट जो किसके द्वारा था, लॉर्ड कॉर्नवेल्स। मालावाड़ी सिस्टम जो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा होता। मुनरो सिस्टम जो कैप्टन अलेक्जेंडर रेड के द्वारा हुआ था। तो आपका जो पहला रेवेन्यू का सिस्टम है कि कैसे कलेक्ट करना है, तो दैट इज़ परमानेंट सेटलमेंट। तो इसमें है द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। जो परमानेंट सेटलमेंट है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड द तुलकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द जमींदार। इस सेटलमेंट के टर्म के अनुसार जो राजा था और तुलकदार थे उनको ज़मींदार का दर्जा दिया जाता, उनको ज़मींदार माना जाता था। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। और इनसे कहा जाता था कि ये टैक्स को कलेक्ट करे और कंपनी को पे करे। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली, और जो अमाउंट पे करना था वो फिक्स था। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो of revenue and at the same time encourage the ज़मींदार्स to invest in improving the land। और ये माना जाता था, ये महसूस किया जाता था कि ये जो रेगुलर फ्लो होगा रेवेन्यू का वो सेम टाइम पे इनक्रेज करेगा ज़मींदार्स को कि वो ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएं। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, जैसा कि जो रेवेन्यू का डिमांड था, टैक्स का डिमांड था, वो इंक्रीज़ नहीं हो पाया स्टेट में। द ज़मींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। तो जिस वजह से जो ज़मींदार थे उनको ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था लैंड पे लगाने पे, उनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था कि अगर उन्होंने लैंड का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। इसमें क्या होता था कि ये जो है वो लोगों से टैक्स लेते थे, और जितना ये टैक्स लेते थे वो लेते तो ज़्यादा थे पर सारा का सारा टैक्स EIC को मतलब कंपनी को नहीं देते थे। कुछ अमाउंट जो था वो अपने पास रख लेते थे, जिनसे इन ज़मींदार का फ़ायदा होने लग गया। लेकिन ओवरऑल जो ब्रिटिशर्स है उनके पास जो टैक्स था वो थोड़ा कम पहुंचने लग गया। अब इस सिस्टम की क्या लिमिटेशंस थी, जो परमानेंट सेटलमेंट या परमानेंट सिस्टम में से क्या लिमिटेशंस थी। तो पहला है द कंपनी ऑफिशियल्स फिक्स्ड अ वेरी हाई रेट ऑफ रेवेन्यू। जो कंपनी के ऑफिशियल्स है उन्होंने बहुत हाई रेट फिक्स किया हुआ था टैक्स का। ज़मींदार्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे, ज़मींदार के लिए बहुत मुश्किल होता है ये पे करना। एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज ज़मींदारी, और जो भी है सारा का सारा जो रेवेन्यू था वो पे करने में असफल होता था, नहीं पे कर पाता था, तो उसको उसकी ज़मींदारी के पोस्ट से हटा दिया जाता था। न्यूमरस ज़मींदार्स वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। ऑक्शंस मतलब होती है नीलामी। तो बहुत से जो ज़मींदार्स होते थे वो कंपनी के ऑक्शंस लगाने पर बेच दिए, बिक जाते थे कि मतलब वो अब किसी और के अंडर काम करेंगे, ऐसा बिक जाते थे, उनके बदले अब पैसे मिलेंगे, रेवेन्यू मिलेगा। नो ज़मींदार शोड एनी इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग द इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। किसी भी ज़मींदार को ज़मीन में पैसे लगाने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज। लेकिन जैसे 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई सिचुएशन में कुछ बदलाव आया। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज, बाजार में प्राइसेस बढ़े। कल्टिवेशन स्लोली, जो खेती बाड़ी थी वो धीरे धीरे बढ़ी। बट नो गेन फॉर द कंपनी इज इट को नॉट इट बिकॉज द इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड इट हैड बीन फिक्स परमानेंटली। लेकिन जैसे जैसे मार्केट प्राइस बढ़ रहा था तो इनकम भी ऑब्वियसली बढ़ रही थी। इनकम बढ़ेगी तो मतलब टैक्स का भी पैसा बढ़ेगा, लेकिन इससे कंपनी को कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो रेवेन्यू था, टैक्स था, वो फिक्स किया हुआ था जिसको वो चेंज नहीं कर सकती थी। ऑन द अदर हैंड द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। दूसरी तरफ जो कल्टिवेटर थे उनके लिए सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ठीक माना जाता है। द रेंट दे पे टू द ज़मींदार वॉज हाई एंड देयर राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर। जो रेंट वो पे करते थे काफ़ी ज़्यादा हाई था और जो लैंड था वो इनसिक्योर था। तो किसानों के लिए टैक्स पे कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था और उनकी जो ज़मीन थी वो भी इनसिक्योर थी। तो टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर एंड व्हेन ही फेल्ड टू पे द रेंट ही वॉज एविक्टेड फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशंस। और उसे रेवेन्यू देने के लिए या अपने ज़मीन पर काम करने के लिए कभी कभी मनी लेंडर से पैसे उधार लेने पड़ते थे
और जब वो पैसे उधारी के पैसे वापस देने में असफल हो जाता था तो उसकी ज़मीन जो है वो छीन ली जाती थी जिसे वो सालों से जिस पर फसल उगा रहा है।